बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक्स हैं सबसे पहले हम वो कवर करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक्स रह जाएंगे वो हम बाद में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है? मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो निहायत इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कोशिश करेंगे कि इसको फनी एग्जांपल्स के ज़रिए से इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी इसके क्लियर किए जाएं। वीडियो लेंथी बनेगी, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स चाहिए तो लेंथी वीडियोस देखने की आदत डालें। तो देखते हैं कि आज हम इस टॉपिक में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मैस डिफेक्ट क्या होता है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, 1 AMU के साथ कितनी बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएट होती है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई कितनी होती है, उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, उसके बाद रिजल्ट्स इनके जो आएंगे, उसके बाद समरी यानी इस पूरे टॉपिक को हम समराइज करेंगे इंशाल्लाह लास्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये मैस डिफेक्ट आखिर है क्या। इससे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बाद में देखते हैं कि ये तफसील से देखते हैं कि ये क्या है। द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द मैस दैट डिसअपीयर्ड इज टर्म्ड एज मैस डिफेक्ट। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है, क्या पछतो मार रहा है। तो यहां पर देखिए, अगर हमारे पास एक एप्पल है, एक एप्पल है हमारे पास जिसका मैस है 200 ग्राम, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करता हूं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। मैंने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब छुरी के जरिए से इसको काट दिया 2 पार्ट्स में, ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसका मैस 200 ग्राम है, तो इन दो पार्ट्स का जब मैं मैस कैलकुलेट करूंगा तो इनका मैस कितना आएगा? तो सब यही कहेंगे कि इनका भी मैस 200 ग्राम ही आएगा। ऐसी ही बात है, लेकिन जब हम एटॉमिक लेवल पर देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो कैसा होता है वो चीज़ देखते हैं। देखिए, अगर हमारे पास कोई हीलियम न्यूक्लियाई है, हीलियम के पास क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं, 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मैस 4 होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट के जरिए से ये देखा गया है कि जब हम इनका मैस कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअली, मतलब अभी ये आपस में मिले नहीं हैं, तो फॉर एग्जांपल इस प्रोटॉन का जो मैस है फॉर एग्जांपल वो 1 है, 1 यूनिट, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक हो गया जी। अब हमने देखा कि जब हमने इनका मैस कैलकुलेट किया, जब हमने मैस कैलकुलेट किया तो वो आया 4 यूनिट तक, ठीक है। एग्जैक्ट में वैल्यू में नहीं मैं इसकी ले रहा, एग्जैक्ट वैल्यू में इसकी नहीं ले रहा, जस्ट समझाने के लिए ये हम अभी फर्जी सी किस्म की वैल्यू ले रहे हैं। तो 1 1 1 1 इसका आंसर आया 4, ठीक है, 4 यूनिट इसका आंसर आया। अब मैंने क्या किया, इन सब को आपस में मिला दिया। इन सब को जब आपस में मिला दिया तो ये प्रोटॉन साथ ये न्यूट्रॉन और ये न्यूट्रॉन, तो सबको मैंने मिला के अब ये क्या बन गया, ये न्यूक्लियस बन गया। अब ये क्या बन गया? न्यूक्लियस बन गया। और अब जब मैंने इसका मैस देखा, कैलकुलेट किया, तो इसका मैस कम हो गया, कोई 3.90 हो गया, 3.90 हो गया। भाई जो हमारे 0.10 कहाँ गया, 0.10 कहाँ गया? वो क्या हो गया, वो मैस डिसअपीयर्ड हो गया। बाद में बताएंगे कि उस मैस के साथ क्या हुआ। तो अगर हम न्यूक्लियॉन्स का मैस कैलकुलेट करें, न्यूक्लियॉन्स होते हैं मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो जब न्यूक्लियॉन्स का हमने मैस कैलकुलेट किया तो 4 आया, जब इनको मिला के मैंने न्यूक्लियस बनाया तब उसका मैस 3.90 आया। तो ये जो मैस में कमी आई है, इसी को हम कहते हैं मैस डिफेक्ट, ठीक हो गया जी। तो यही तो कहते हैं द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स।
आगे द मैस दैट डिसअपीयर्ड, वो मैस जो डिसअपीयर्ड हो गया, मतलब ये जो 0.10 यूनिट ये डिसअपीयर्ड हो गया है, इज टर्म्ड एज मैस डिफेक्ट, उसी को हम क्या कहते हैं, मैस डिफेक्ट कहते हैं। कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 3.90, कुछ मैस इसका डिसअपीयर्ड हो गया। अब बात करते हैं कि थोड़ी सी इसकी इक्वेशन की बात करते हैं, बाद में देखते हैं कि जो मैस डिसअपीयर्ड हुआ उसके साथ क्या फिनोमेना हुआ। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को किससे शो करते हैं, Z से। उसके बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को किससे शो करते हैं, A-Z से। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें ना, ये एटॉमिक मैस है इसका और एटॉमिक नंबर को Z से शो करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें कितने होंगे, A-Z यानी 4-2, तो 2 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-Z से एटॉमिक मैस है, A से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, A से इसको शो करते हैं, सॉरी। तो इसकी जो इक्वेशन आएगी, मैस डिफेक्ट की इक्वेशन आएगी, वो क्या आएगी, डेल्टा M, ये वो मैस है जो डिसअपीयर्ड हो गया, ये वो मैस है जो डिसअपीयर्ड हो गया, इज इक्वल टू मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स। मान लीजिए मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना है, 4, ठीक है, ये फर्जी सी मैंने अपने पास से वैल्यूज ली हैं, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस कितना आया, 3.90, ठीक है, क्योंकि वो कम हो गया। तो मैस डिफेक्ट इसमें कितना आ रहा है, तकरीबन 0.10, तकरीबन का 0.10 आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो इस तरह से इस फार्मूले के जरिए से हम मैस डिफेक्ट निकाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा और जरा खोलते हैं। डेल्टा M इज इक्वल टू मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स, मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स को मैं लिख सकता हूं मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, क्योंकि मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन यही तो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, कि न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं। अब मैस ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं, माइनस उसी तरह, और मैस ऑफ न्यूक्लियस आगे उसी तरह आ गया, ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा और खोल के लिखते हैं। देखें मैस ऑफ प्रोटॉन्स है तो MP से शो कर दे। अब देखें एक प्रोटॉन तो नहीं हो सकता न्यूक्लियस में, मतलब जरूरी तो नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ZMP लिखेंगे, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर 4 प्रोटॉन है तो यहाँ पर 4 लिख दें, अगर 10 प्रोटॉन है तो Z की जगह 10 लिख दें और उसको मल्टीप्लाई कर दें मैस ऑफ प्रोटॉन से, ठीक है, तो टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन निकल आएगा प्लस A-Z इंटू Mn। अब A-Z ये बताएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनटू Mn, मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल इसका मैस 1 है, मैस ऑफ प्रोटॉन, और कितने प्रोटॉन है, 4, तो 4 इंटू 1 4 आ जाएगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो भी 4 हैं, ठीक है, और A-Z का आंसर 4 आ जाएगा, और Mn फॉर एग्जांपल इसका आंसर 1 आएगा, मतलब मैस उनका 1 है, तो 4 इंटू 1 ये भी 4 आ जाएगा, तो 4 + 4 8 हो जाएंगे, यानी 8 न्यूक्लियॉन्स इसके में हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, मैस ऑफ न्यूक्लियस है, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते। देखिए ये इक्वेशन का समझना बहुत लाजमी है, ठीक है, आगे भी यूज होगी। इसको आखिरी दफा दोबारा समझा रहे हैं, मैस ऑफ प्रोटॉन इनटू Z के कितने प्रोटॉन है उसे मल्टीप्लाई कर दें, मैस ऑफ न्यूट्रॉन इनटू A-Z के कितने न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई कर दें मैस ऑफ न्यूट्रॉन को, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये इक्वेशन और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई खास फर्क नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा खोल के लिख दिया है। तो इससे हम मैस इफेक्ट निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की, बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं कि ये क्या कह रही है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, जिसको हम शो करते हैं डेल E इज इक्वल टू डेल MC²। इसकी एक और डेफिनेशन है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट्स ऑल न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक हो गया। तो ये इसकी सेकंड डेफिनेशन है। अब समझाते हैं कि इसमें कहा क्या गया है। देखें इधर, यहां पर ये जो मैस है, हमने एक आइंस्टाइन इक्वेशन पढ़ रखी है कि डेल E इज इक्वल टू डेल MC², यानी कि एनर्जी मैस में और मैस एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा ही है, एनर्जी मैस में, क्योंकि मैस इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पर देखिए ये जो मैस डिफेक्ट आया है, यानी न्यूक्लियस के बनने से ये जो मैस कम हो गया है, ये क्या बन जाएगी, ये एनर्जी बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, ये एनर्जी बन जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि यहां पर 4 इसका मैस, और जब न्यूक्लियस बन गया, इन सबको मिला के हमने न्यूक्लियस बन गया, तो आना 4 ही चाहिए था, लेकिन 4 नहीं आया, 3.90 आया। तो जो थोड़ा सा मैस कम हुआ है वो किधर गया भाई, वो एनर्जी बन के निकल गया,
क्योंकि मैस एनर्जी में और एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो जो एनर्जी निकल गई है, वो जो मैस डिसअपीयर्ड हो गया एनर्जी बनकर, उस एनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए कहना द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और वो हम उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? इस फार्मूले से। किस तरह से? अब बेस्ट इफेक्ट कितना आया? फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने एग्जांपल ली है अपने पास से 0.10, तो यहाँ पर 0.10 लिख दें, इनटू सी स्क्वायर कर दें, तो जो भी एनर्जी की वैल्यू आएगी वो एनर्जी होगी जो ये मैस एनर्जी बन के निकल गया है, और उस एनर्जी को हम कहेंगे बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। अब नेक्स्ट ये डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशन इसी के हैं, दोनों में से कोई भी लिखते हैं, दोनों ठीक हैं। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ना है, मतलब मैं चाह रहा हूं कि ये न्यूक्लियस टूट के दोबारा इस फॉर्म में आ जाए, यानी कि दोबारा ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सेपरेट हो जाए, यानी मैं इसको तोड़ दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, जब न्यूक्लियस बना था तो क्या हुआ था? एनर्जी एमिट हुई थी, ऐसा ही है। अब अगर मुझे इस न्यूक्लियस को तोड़ना है तो अगर इतनी ही एनर्जी जितनी पहले एमिट हुई थी, अगर इतनी ही एनर्जी में इसको वापस दे दूं तो ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और दोबारा इस फॉर्म में आ जाएगा, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मतलब सेपरेट प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो ये जो एनर्जी मुझे देनी पड़ी है, इसको भी मैं क्या कहूँगा? बाइंडिंग एनर्जी ही कहूँगा। इसको दोबारा से समराइज कर रहे हैं। देखिए, न्यूक्लियस के बनने में जितनी एनर्जी एमिट होती है उसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और अगर हमें उस न्यूक्लियस को दोबारा से तोड़ना हो तो जितनी एनर्जी एमिट हुई है उतनी ही एनर्जी हमें दोबारा इसको देनी पड़ेगी, तो दोबारा ये टूट के इस फॉर्म में आ जाएगा और इसका मैस दोबारा इतना ही हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये चीज हमेशा याद रखनी है। ये था मैस इफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। उसकी ये इक्वेशन है डेल E = डेल MC स्क्वायर की कितनी बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आई है, तो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, कि मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। देखिए, इसके लिए एक बड़ी ही मजे की सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद चलते हैं कि इस पे ये किस तरह से हमारे पास आएगा। तो देखिए, अगर हमारे पास ये लड्डू है, ठीक है, लड्डू खाने वाले ही 1 2 3 और 4 हमारे पास क्या है? लड्डू हैं फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने क्या किया, इन लड्डू अभी कच्चे ही हैं ये, ठीक है, अभी वो सुखाए नहीं है हमने, अभी बिल्कुल अभी जस्ट ये समझ लें कि अभी हमने बस बनाए ही हैं, ठीक है। और इनका जब हमने मैस कैलकुलेट किया तो इसका भी 1 यूनिट आया, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ठीक है, 1 ग्राम कर लें या जो भी, तो 1 इन सब का क्या आया? मैस आया। अब मैंने क्या किया, इन सारे लड्डुओं को उठाकर ऐसे आपस में जोड़ दिया, इन सारे लड्डुओं को उठाकर ऐसे आपस में जोड़ दिया, मतलब कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, सही है। तो इन लड्डुओं को मैंने आपस में क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब देखिए, जब वो ये लड्डू जब कच्चे से ही होते हैं, यानी अभी सुखाए नहीं हमने उनको, होता जैसे अभी बस बने हैं, ठीक है, मतलब अभी सुखाने से मुराद के अभी जस्ट अभी बना कर रखे हैं, ठीक है। तो मैंने इनको क्या किया? ऐसे आपस में मिला दिया। तो वो पंजाबी में कहते हैं ना, थोड़ा सा वो थोड़ा जो पोर थल्ले ते टवेगा ना, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका वेस्ट सा जो होगा वैसे नीचे भी तो गिरेगा, ठीक है, यानी लड्डुओं से वो थोड़ा थोड़ा इसका वेस्ट उतर कर वो नीचे भी तो गिरेगा। अब फॉर एग्जांपल मैं समझ लें कि ये जो थोड़ा थोड़ा ये नीचे जो गिरा है, ये हम इसको कहते हैं कि ये इसका मैस डिफेक्ट आ गया है। मतलब अब जब हम इन लड्डुओं का मैस कैलकुलेट करेंगे तो 4 नहीं आएगा, वो 3.90 आ जाएगा। ठीक हो गया जी, फॉर एग्जाम्पल जस्ट समझने के लिए। तो ये जो 0.10 कम हुआ है वो किधर गया भाई? वो ये नीचे गिर गया, ठीक है, वो क्या हो गया? ये नीचे गिरा, मतलब ऐसे बनाया और थोड़े से वो ऐसे ना वो कहते ना ऐसे उतर के थोड़े से नीचे गिर गए, ठीक है। ज़ाहिर है थोड़ा सा वेस्ट तो नीचे आएगा ना, ये तो नहीं ना होगा जैसे हम उन चारों लड्डुओं को जोड़ेंगे तो थोड़ा सा भी नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे गिरा ना, उसको हम कह रहे हैं मैस डिफेक्ट है और 0.10 है इसकी वैल्यू। अब मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन क्या होता है? ये तो आ गया मैस डिफेक्ट। मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन क्या होता है? देखिए, अब आप क्या कहेंगे कि ये जो थोड़ा सा ये मैस जो नीचे गिर गया है, इसे उतर कर थोड़ा सा नीचे गिर गया है, ये किस लड्डू से उतरा है? इस वाले से, इस वाले से, इस वाले से या इस वाले से?
हमें कुछ पता नहीं है। हम कहेंगे भाई थोड़ा सा इससे उतर गया होगा, थोड़ा सा इससे उतर गया होगा, थोड़ा सा इससे उतर गया होगा, थोड़ा सा इससे उतर गया होगा और ये नीचे गिर गया चारों का मिलाकर। सही है 0.1। अब अगर हमसे पूछे कि ये जो एक लड्डू है, एक लड्डू ने कितना मैस लूज किया, तो आप क्या कहेंगे? एक लड्डू ने कितना मैस लूज किया तो आप क्या कहेंगे? तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डेल एम डिवाइडेड बाय ए कर दूंगा। मतलब जो इन सब का एटॉमिक मैस है फारे वो 4 है, मतलब इन सब का जो टोटल मैस है, इसको एटॉमिक मैस से तशबीह हम दे रहे हैं। ठीक है, तो कितना हमारे पास फार ये क्या था 0.10 और एटॉमिक मैस कितना, यानी इन सब का मिला के जो पहले मैस था वो कितना था, वो था 4। ऐसा ही है। अब जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आए, ठीक है, ये कितना इसका आंसर आता है तकरीबन 0.025 आया, 0.025 आया। यानी कि एक लड्डू ने जो मैस लूज किया है वो कितना आया, 0.025 आया। सेम इसी तरह जब हम कहते हैं कि ये एक न्यूक्लियस है, ये एक फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, इन्होंने मिला के एक न्यूक्लियस बनाया है। ठीक है, तो जाहिर है कुछ मैस रिलीज हो गया है, तो मैस रिलीज हो गया, इसी को हम कहते हैं कि मैस डिफेक्ट। तो देखिए मैस रिलीज हुआ है तो हर एक प्रोटॉन या हर एक न्यूट्रॉन ने कितना मैस लूज किया है, हर एक प्रोटॉन या हर एक न्यूट्रॉन ने कितना मैस लूज किया है, या हम इस सेंस में कहें कि एक पार्टिकल ने कितना मैस लूज किया है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो डेल एम आया है हम इसको डिवाइडेड बाय ए कर देंगे, यानी कि डेल एम डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे इस केस में। और अगर 8 न्यूक्लियॉन्स हो तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाय 8 कर दें। तो हमारे पास जो एक पार्टिकल ने मैस लूज किया है, ठीक है, एक पार्टिकल ने जो मैस लूज वो हमारे पास निकल आएगा। ठीक है, तो ये होती है बाइंडिंग मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, कि एक पार्टिकल ने कितना मैस लूज किया है तो वो हमारे पास निकल आएगा। अब यानी कि इसका हर एक पार्टिकल इतना इतना मैस लूज किया करेगा, यानी हर एक लड्डू जो है उसने 0.025 मैस लूज किया। तो इस तरह हमने एक का निकाल लिया। अब इसकी चलते हैं मजीद कहानियों की तरफ, मजीद कहानियों की तरफ के क्या है ये कॉन्सेप्ट इसका याद रखने कि मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियॉन क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए ये उन्होंने एक ग्राफ दिया हुआ है, आपकी बुक वालों ने एक ग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले समझते हैं इस ग्राफ को, ये कि ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट इससे बात निकलेगी। तो वाई एक्सिस पे हमने लिया मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन, ठीक है, इसको हम डेल एम बाई ए भी लिखते हैं, डेल एम बाई ए। तो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन। और एक्स एक्सिस पे हमने लिया चार्ज नंबर, ठीक है, चार्ज नंबर लिया। तो यहां पर देखिए एक ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह का है। इस ग्राफ को भी आपको समझाते हैं आसान वर्डिंग में कि ये ग्राफ क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो यहां पर वैल्यू है मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वो कितनी है, -0.007, -0.008, -0.009। तो इसमें मुझे बताएं कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। -0.007 बड़ा है, -0.008 छोटा है, -0.009 और ज़्यादा छोटा है, क्योंकि माइनस में वैल्यूज़ इंक्रीज हो रही है नीचे की तरफ, तो ये और ज़्यादा छोटे होते जाएंगे। अब ये जो मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है, मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन है, इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं कि ये क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन है। ठीक है, तो हम कहें कि वाई एक्सिस पे मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन की वैल्यू दी है या पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू दी है, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम पैकिंग फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। अब पैकिंग फ्रैक्शन है, हम इसको कह सकते हैं। तो ये जो इसकी वैल्यू है वो किस तरह से आएगी, पैकिंग फ्रैक्शन। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, डेल एम क्या होता है, मैस डिफेक्ट क्या होता है। तो इसको हम क्या लिखते थे कि मैस ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस, माइनस मैस ऑफ न्यूक्लियस है। लेकिन जब हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं तो डेल एम को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, डेल एम को हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, इसको हम उल्ट कर देंगे ताकि हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आए, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन के हम कहते हैं नेगेटिव में वैल्यू आते हैं। हम यहां पर कर देंगे मैस ऑफ न्यूक्लियस
mass ऑफ न्यूक्लियस माइनस mass ऑफ न्यूक्लियन कर देंगे, माइनस mass ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है, सेपरेट जब हमको देखें, डिवाइडेड बाय ए एटॉमिक मास है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन को निकालते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। यानी कि मैस ऑफ न्यूक्लियस कितना था, फॉर एग्जाम्पल 3.90, मैस ऑफ न्यूक्लियन की है इंडिविजुअली, जब हमने उनको देखा तो मैस ऑफ न्यूक्लियन कितने 4, तो हम कहेंगे 3.90 माइनस 4, 3.90 माइनस 4, तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। यानी कि ये जो डेल एम की वैल्यू है ये किस में आएगी, ये नेगेटिव में आएगी। ठीक हो गया जी, तो ये चीज़ याद रहे, इसलिए यहां पर हमने वैल्यूज नेगेटिव में लिखी हुई है। अब एक और चीज़ है, देखिए पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको एक और आसान तरीके से भी आपको समझाएंगे, अभी जस्ट बुक वाले तरीके से समझा रहे हैं, इसके बाद एक और आसान तरीके से भी हम इसको समझाएंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन है जितना ज़्यादा कम होगा, पैकिंग फ्रैक्शन है किसी न्यूक्लियाई का जितना ज़्यादा कम होगा, डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है जितना ज़्यादा कम होगा, तो जो स्टेबिलिटी है किसकी, न्यूक्लियाई की, न्यूक्लियस की, वो क्या होगी, वो और ज़्यादा होगी। तो ये बस रिलेशन याद रखना है कि पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा तो जो स्टेबल न्यूक्लियाई उतना न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर से पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, एलिमेंट उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा एलिमेंट या न्यूक्लियाई स्टेबल होगा। अब अगर हम इस ग्राफ में देखें तो सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसका है, यहां पे देखें ये ज्यादा पैकिंग फ्रैक्शन है, ये कम है, ये सबसे कम है। तो यहां पर देखिए सबसे कम पैकिंग फ्रैक्शन किसका आ रहा है, आयरन का पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, सबसे कम है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इन सब में स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, तो हम कहेंगे आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। प्रायोरिटी टेबल में अगर आप कहेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल, हम ये कहते हैं, हम इस टॉपिक में इसको शहजादा कहेंगे, क्योंकि हर एक में आगे वाले भी ग्राफ में यही हमारे पास आएगा, इसको हम शहजादा कहेंगे कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। ठीक हो गया, क्यों स्टेबल है भाई, इसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज्यादा कम है, तो इस वजह से इस ग्राफ में आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। उसके बाद यहां पर देखिए ये सारे लाइटर न्यूक्लियाई हैं, ये सारे हैवी न्यूक्लियाई हैं, जिसमें ये यूरेनियम सबसे लास्ट पे आ रहा है इस ग्राफ में। तो जो इन सब में हमारे पास यूरेनियम क्या है, यूरेनियम अनस्टेबल है, यहां से नीचे आते जाए तो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और आयरन सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट, और यहाँ से फिर आगे जाते जाएं तो स्टेबिलिटी फिर से कम होना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर इनमें यूरेनियम की स्टेबिलिटी सबसे कम है, यानी यूरेनियम अनस्टेबल एलिमेंट है। ओके हो गया, इतनी बात याद रहेगी या नहीं रहेगी। अब इसको आसान तरीके से समझाएं, आसान तरीके से, ठीक है, मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन की सेंस में ही कि जो हमने पहले कहा था, यहाँ पर छोटू सा बोर्ड रेस करके बस समझाने लगे हैं। तो आसान तरीके से, ये तो हो गया बुक वाला तरीका। अब आसान तरीका इसका क्या है कि अगर हमारे पास ये आयरन है और इसमें और कौन सा ले लें, हम ऑक्सीजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, और अगर हमें कहा जाए कि फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है आयरन का, एक पार्टिकल, बहुत सारे इसके पार्टिकल में से हमने एक पार्टिकल उठा लिया, ठीक है, न्यूक्लियाई के अंदर वाले, तो ये हमारे पास कोई पार्टिकल है ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन का है। तो बताएं मुझे कि सबसे ज्यादा मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन किसका होगा, मतलब आयरन का पार्टिकल सबसे ज्यादा मैस लूज करेगा जब न्यूक्लियस बनेगा, तो या ऑक्सीजन का ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, या ये जो है वो सबसे ज्यादा मैस लूज करेगा। फिर से बता रहे हैं, वही लड्डुओं वाली एग्जांपल याद रख लें, ठीक है। मसलन आयरन के ज़ाहिर है बहुत से पार्टिकल है न्यूक्लियस के अंदर, अब उन बहुत से पार्टिकल्स में से
कोई भी हम एक पार्टिकल उठा लें, इसी तरह ऑक्सीजन में भी बहुत से पार्टिकल हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब उन न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल में से कोई सा एक पार्टिकल हम उठा लें और हम देखना चाह रहे हैं कि जब ऑक्सीजन का न्यूक्लियस बना तो उसके इस पार्टिकल ने ज़्यादा मैस लूज़ किया या आयरन का जो एक पार्टिकल है उसने ज़्यादा मैस लूज़ किया। तो याद रखें कि जो आयरन का पार्टिकल है वो मोर मैस लूज़ करेगा और जो ऑक्सीजन का पार्टिकल है वो लेस मैस लूज करेगा। और जिसकी जो मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन जिसका जितना ज्यादा होता है, मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन जिसका जितना ज्यादा होता है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, उसको तोड़ना उतना ज्यादा मुश्किल होता है। अब आयरन है, इसको बनाना भी मुश्किल है और अगर ये बन जाए तो फिर इसको तोड़ना भी मुश्किल है। ठीक हो गया जी, क्योंकि इसका मैस इफेक्ट पर न्यूक्लियन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है ना, जिसको बनाना भी मुश्किल होता है, इसको तोड़ना भी मुश्किल होता है। और ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज में कि व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, तो आप कहेंगे कि वो आयरन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ों पर जाने से पहले यहाँ पर एक और बस आपको एग्जाम्पल सी बस दे दें। एग्जाम्पल ही एमसीक्यूज के हवाले से बता दें कि अगर आपसे पूछा जाए कि बाइंडिंग एनर्जी या मैस इफेक्ट हाइड्रोजन का कितना है, तो आप कहेंगे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि हाइड्रोजन में देखें एक ही प्रोटॉन होता है, तो हम उसको किसके साथ मिला के न्यूक्लियस बनाएंगे तो मैस निकलेगा या एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो एक इसमें प्रोटॉन है, इस वजह से उसकी मैस इफेक्ट भी 0 होता है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी 0 होती है। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ों की तरफ। बस इसका अगर आपको नहीं समझ आया तो वो लड्डू वाली बस एग्जांपल याद कर ले, तो ये सारा आपको समझ आ जाएगा। वहाँ पर एक लड्डू की हम बात कर रहे थे, चारों लड्डुओं में से किसी एक लड्डू की, ठीक है, और वही कहानी दूसरे लड्डुओं पर भी अप्लाई होगी। तो इसमें से भी हमने एक पार्टिकल की हमने बात कर लिया। ठीक है, तो वही जो ये पार्टिकल जो मैस लूज करेगा, वही सारे पार्टिकल जो है वो अपना वही उतना ही मैस वो भी लूज करेंगे। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट कहानियों की तरफ। अभी नेक्स्ट आता है कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, कि हीलियम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करें। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे वो चीज़ देखें। देखिए यहाँ पर पहले से मैंने लिख लिया ताकि टाइम की बचत हो सके, वीडियो की लेंथ कम हो सके। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। ऐसा ही है, ओके हो गया। तो जो मैस इफेक्ट निकालने का फार्मूला था वो क्या था? क्योंकि पहले मैस इफेक्ट पता होगा फिर बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी ना। तो डेल एम इज इक्वल टू जेड एम पी ए माइनस जेड, सेकेंड माइनस ए माइनस जेड, और एम एन मैस ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। तो एम पी मतलब मैस ऑफ प्रोटॉन। अब जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर दें। एम पी उसी तरह मैस ऑफ प्रोटॉन माइनस ए माइनस जेड, यानी 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2, यानी मैस ऑफ न्यूट्रॉन मतलब कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं? तो 2 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। 2 यहाँ पर देखिए मैस ऑफ न्यूट्रॉन उसी तरह माइनस मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, ये वही पुरानी बातें जो हम पहले कर चुके हैं। अब मैस ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक मैस यूनिट में कितना होता है? तकरीबन 1.008 U होता है। ठीक है, 1.008। तो वो अगर यहाँ पर पुट करेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 2.0159 U एटॉमिक मैस यूनिट, माइनस मैस ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? वो भी 1.007 समथिंग होता है। ठीक है, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 2.01796 U, माइनस मैस ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई कितना होता है? वो होता है 4.00281 U। ठीक हो गया जी। अब इससे जो मैस डिफेक्ट निकलता है वो कितना आता है? 0.03034 U, यानी इतना मैस क्या हो जाएगा? डिसअपियर्ड हो जाएगा जब हीलियम का न्यूक्लियाई बनेगा। तो ठीक हो गया। अब इसको सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब किलोग्राम्स में कन्वर्ट करना है। तो वो किस तरह से करेंगे? ठीक है, यानी कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट में कितने किलोग्राम होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये भी याद रखना है कि 1 एटॉमिक मैस यूनिट कितना होता है? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो अब इसको हमने चेंज कर देना है किलोग्राम में।
इसको चेंज कर देना किलोग्राम में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में हम सारी वैल्यूज लेके आ रहे हैं। बाद में इसको आसान शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे किस तरह से सॉल्व करना है, बहरहाल अभी बुक के लिहाज से। तो क्या करेंगे, तो 0.03037, अब u की जगह आपने क्या लगा देना है, ये वैल्यू, u की जगह ये वैल्यू लगा देनी है, काम खत्म। तो u की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इससे आंसर क्या आएगा 5.03 इंटू 10⁻⁻29 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में मैस डिफेक्ट आ गया कि इतना मैस डिसअपीयर्ड हो जाएगा। अब हम इसमें बाइंडिंग एनर्जी वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। डेल एम की जगह ये वैल्यू पुट करें 5.03 इंटू 10⁻⁻29, सी स्क्वायर है तो 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9 इंटू 10⁻16 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 4.5 इंटू 10⁻12 जूल्स, जूल्स में आंसर आएगा सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स की क्योंकि बात हो रही है। तो बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻12 को जब हम डिवाइड करते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 से, तो ये जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जब हीलियम का न्यूक्लियाई बनेगा तो 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एमिट हो जाएगी। और अगर हम इस हीलियम न्यूक्लियाई को तोड़ना है तो हमें 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हीलियम न्यूक्लियाई टूट के अपने न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सेपरेट वो सारे हो जाएंगे। तो ये था हीलियम न्यूक्लियाई की बाइंडिंग एनर्जी। अब थोड़ा सा शॉर्टकट बताते हैं, इसमें से एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और फिर इसके शॉर्टकट की तरफ आते हैं। वो बहुत मजे का शॉर्ट क्वेश्चन है जो तकरीबन आपके 2 से 3 न्यूमेरिकल्स में वही शॉर्टकट यूज हुआ है। और अक्सर बच्चे कहते हैं सर ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ गया, हम हर एक को 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो उसका आंसर अभी देने लगे हैं। अभी आपको ये ऊपर से गुजरी होंगी, लेकिन जब ये हम करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। अक्सर क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएटेड विद मास डिफेक्ट ऑफ 1 AMU, कि अगर हमारे पास मास डिफेक्ट आता है 1 AMU का, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है, 1 एटॉमिक मास यूनिट का अगर हमारे पास मास डिफेक्ट आता है तो बताएं बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट डिसअपीयर होगा तो बताएं बाइंडिंग एनर्जी कितनी एमिट हुई। तो उसके लिए क्या करेंगे, डेल एम सी स्क्वायर, वो ही फार्मूला। अब 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27, अभी बता चुके हैं। ठीक है, यहां पर देखें डेल एम की जगह फिर हम क्या लिखेंगे 1.67 इंटू 10⁻⁻27, सी स्क्वायर की जगह 9 इंटू 10⁻16, 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर होगा, और आंसर क्या आएगा 1.494 इंटू 10⁻10 जूल्स आएगा। अब इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू को 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड कर दे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर हमारे पास मास डिफेक्ट हो, यानी कि इतना मास हो 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम अगर मास डिफेक्ट हो, तो उसके साथ जो बाइंडिंग एनर्जी एसोसिएट होगी वो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी 1 AMU इज इक्वल टू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये बताने का मकसद क्या है, देखिए अगर हमारे पास 2 AMU का मास डिफेक्ट आ रहा है तो भाई 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। अगर 3 AMU का आ रहा है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और डेल एम अगर हमारे पास आ रहा है AMU, मतलब डेल एम कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पे भी हम कहेंगे डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो एनर्जी है वो किसके बराबर है, डेल एम इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बहुत ही मजे का एक्सप्रेशन, बहुत ही मजे का। यानी इस एक्सप्रेशन से यहाँ पे देखिए सिर्फ हमें डेल्टा एम की वैल्यू पता होनी चाहिए, सिर्फ हमें पता अगर होना कि मास डिफेक्ट कितना आया है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में, तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करना है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से और बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगी। कितना ज्यादा आसान काम हो गया, कितना ज्यादा आसान। जैसे यहां पर देखें मास डिफेक्ट AMU में कितना है, ये डेल्टा एम 0.03034U, बस इतना आपने निकालना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने कहना है ये बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, डेल ई बाइंडिंग एनर्जी है, इज इक्वल टू मास डिफेक्ट कितना आया है 0.03034, ठीक है।
U, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट में होना चाहिए, किलोग्राम में नहीं होना चाहिए। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, ठीक है। इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आसान होगा, ये सारा काम आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ये सारा काम आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप मास डिफेक्ट निकालें, सिर्फ मास डिफेक्ट निकालें, डेल्टा एम सिर्फ वो निकालें और वो डेल्टा एम की वैल्यू यहां पर पुट करें और उसको 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगी, ठीक है। यहां पर मैं बाइंडिंग एनर्जी लिख देता हूं, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकल आएगी उस न्यूक्लियाई की जिसकी हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो आखिरी बार बता रहा हूं, सिर्फ डेल्टा एम की वैल्यू आप किसी तरीके से निकाल लें, तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हम इस फार्मूले के जरिए से निकाल लेंगे, ये सारा काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम भी होगी, 1 AM की बाइंडिंग एनर्जी ये भी होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होते हैं, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद समरी, उसके बाद टॉपिक खत्म।